नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। प्यारे साथियों, ये आपका जनरल स्टडीज़ में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है गुप्त एम्पायर। गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त वंश कहिए, गुप्त साम्राज्य कहिए, जो कहना है आप कर सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है हरिसेन, कालिदास, शूद्रक, रवि कीर्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो चलिए इसका हम लोग सही आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। हरिसेन इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसके लेखक जो है वो हरिसेन जी है। हरिसेन जी है। और हरिसेन जी कौन है? तो ये आपके शक्तिशाली राजा, जो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो समुद्रगुप्त था, उसके दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है। और इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसको और भी नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए। समुद्रगुप्त जी थे वो 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। अब आपको बताता हूँ मैं कि आप यहाँ पे देखिए, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। और उसका बेटा था समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो कितने वर्षों तक शासन किए? तो 319 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपके जो भी यहाँ पे गुप्त का सफल रणनीतिक कार्य होता था वो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में ही उसके राज्य को विस्तार किया गया। मतलब गुप्त वंश का जो राज्य था, सीमा था, क्षेत्रफल था, वो छोटा था, लेकिन समुद्रगुप्त ने उसे बहुत विस्तार किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। अब देखिए, प्रारंभ में इसका उत्तराधिकारी रामगुप्त था। किसका? तो गुप्त वंश का, जो शकों के हाथों अपनी हार के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब कि समुद्रगुप्त जो थे उसका पुत्र मान लीजिए रामगुप्त था, तो वही उत्तराधिकारी बनता। लेकिन जो एक शक है, यहाँ पे देखिए, शको एक व्यक्ति का नाम है, उसके हाथों रामगुप्त जो है हार जाते हैं, तो इसलिए हारे हुए बेटे को उत्तराधिकारी बनाना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना जो उत्तराधिकारी पद है उसे सौंपा। जो कितने वर्षों तक? तो समुद्रगुप्त 380 में मान लेते हैं रिटायर हो गए, तो 380 से 441 ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी होना चाहिए था, यहाँ पे ईसा पूर्व शायद गलत लिखा हुआ है। तो 380 से 412 ईस्वी तक प्रतिस्थापित, यानी कि वहाँ तक इसका राज्य चला चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब यहाँ पे हरिसेन जी के बारे में तो आपने जान लिया कि ये समुद्रगुप्त के कवि थे, दरबारी कवि थे। अब आपको कालिदास भी गुप्त वंश के ही पीरियड के कवि हैं, लेखक हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिसके बारे में आप लोग कहानी भी सुने होंगे। तो इसलिए कालिदास जी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, इनके बारे में भी जानकारी जान लीजिए। कालिदास को यकीनन संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। वह अक्सर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसके दरबार में कालिदास जुड़े रहते थे। कोई भी मामला हो तो उसका वो भी समझ बूझ रखते थे, अपना राय विचार रखते थे। अब देखिए, कालिदास के लेखनी कौन कौन से हैं, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं रची, लेखन किया। तो सबसे पहले कालिदास का लेखन जो है वो है अभिज्ञान शकुंतला। क्या है? अभिज्ञान शकुंतला। इसके लेखक कौन है? तो कालिदास है। अब दूसरा लेखन है उनका, रचना है मालविक्राग्निमित्र। ठीक है, मालविक्राग्निमित्र, इसके भी लेखक जो है वो कालिदास है। थर्ड उनका
जो रचना है वो है विक्रमोर्वशीय, ठीक है, विक्रमोर्वशीय। इसके भी रचनाकार कालिदास है। रघुवंश के रचनाकार तो कालिदास है ही। कुमार संभव और मेघदूत जैसे कई रचनाओं के लेखनी कालिदास जी के थे। कालिदास जी के बारे में आपने जान लिया। ऑप्शन में और था शूद्रक। शूद्रक के बारे में भी जान लीजिए। यह एक नाटक का लेखक था शूद्रक। कौन नाटक का? तो मृच्छ कटिकम, कटिकम, ठीक है, मृच्छ कटिकम का लेखक शूद्रक थे। फोर्थ ऑप्शन था आपका रवि कीर्ति। इनके बारे में भी जान लीजिए। रवि कीर्ति जैन समुदाय के सदस्य थे। रवि कीर्ति चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। वह एलोहल स्तंभ शिलालेख के रचयिता थे और चालुक्य वंश विशेष रूप से पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो रवि कीर्ति के बारे में जान चुके हैं आप कि रवि कीर्ति जो है या फिर रवि कीर्ति वो चालुक्य राजा के पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ये भी एक कवि थे, जैन समुदाय के सदस्य थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना किस भाषा में की? यानी कि इससे क्या पता चला कि हर्ष चरित्र की रचनाकार कौन हुए? बाणभट्ट हुए। क्वेश्चन से ही आपको एक ऑब्जेक्टिव मिला। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो हर्ष चरित्र जो था किस भाषा में था? संस्कृत, पाली, तमिल, प्राकृत। तो बाणभट्ट जी संस्कृत में ही लिखते थे। संस्कृत इसका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए, बाणभट्ट जी के बारे में जान लीजिए। वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। हो सकता है कि आपको संस्कृत के किताब में बाणभट्ट जी द्वारा लिखित कोई कविता या फिर कहानियाँ मिल जाए। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट जी राजा हर्षवर्धन के दरबार में अस्थाना कवि थे, जिन्होंने उत्तर भारत में 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी पहले स्थान विसर से और बाद में कन्नौज से शासन किए थे। मतलब कि बाणभट्ट जी थे किसके कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में अस्थाना कवि थे। अब हर्षवर्धन जो था वो 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। पहले किया था स्थान विसर में शासन किया था और बाद में कन्नौज में शासन किया था हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट द्वारा भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन राजा है उसका जीवनी लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा, जिसे बाण के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, हर्ष चरित्र को डायरेक्ट बाण भी बोल सकते हैं आप। अब क्या है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत से एक संस्कृत लेखक थे। वही बाणभट्ट जो है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के एक संस्कृत लेखक थे। अस्थाना कवि थे, उनको अस्थाना कवि बोला जाता है। उसका मतलब होता है हर्ष का दरबारी कवि। अस्थाना कवि का मतलब होता है हर्ष का दरबारी कवि। राजा हर्ष का दरबारी कवि को ही अस्थाना बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पाली के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि पाली जो था वो लगभग आपके उपमहाद्वीपीय का एक भाषा कह लीजिए, वो था भाषा इंडो आर्यन साहित्यिक भाषा था, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पाली का एक भाषा जो था वो उसका उपयोग किया जाता था, इस्तेमाल होता था। कहाँ से कहाँ तक? तो 30वीं ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है, पाली भाषा का उपयोग होता था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है
पुलकेशिन प्रथम, जिसने बादामी में अपनी राजधानी की स्थापना की, डैश का संस्थापक था। तो पुलकेशिन जो है प्रथम, वो किसी वंश का संस्थापक था। तो कौन सा वंश था? चालुक्य वंश, चोल वंश, वर्धन वंश या फिर चेरा वंश? तो चालुक्य वंश के ही संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। और इन्होंने वही आपके, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुप्त वंश या फिर हर्षवर्धन का जो भी वंश था उसको इन्होंने परास्त करके यहाँ पे इस वंश की स्थापना की थी, चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की है। नेक्स्ट जानकारी देखिए, पुलकेशिन प्रथम जो है चालुक्य वंश के संस्थापक थे। उसने बादामी यानी कि बतापी में अपनी राजधानी की स्थापना की। चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ था? बादामी, जो वर्तमान में बतापी बोला जाता है। अब देखिए, कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। यानी कि प्रथम द्वितीय से आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो भी उसके वंश में जो बच्चा आया वो भी अपने बाप के नाम का ही नाम रख लिया, दादा का नाम रख लिया। तो किसी में प्रथम लगा दो, जो पीछे वाला है उसको द्वितीय लगा दो, इसलिए प्रथम द्वितीय का यहाँ पे नाम आ रहा है। वरना जो राजा था उसका नाम क्या था, जो संस्थापक किया था चालुक्य वंश का, पुलकेशिन था। लेकिन चूंकि उसका फिर पौत्र भी पुलकेशिन नाम रख लिया तो उसको द्वितीय कर दिया गया और पुलकेशिन प्रथम को प्रथम कर दिया गया, क्योंकि वो पहले आए थे। तो आपको देखिए, पुलकेशिन प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था कीर्तिवर्मन, ठीक है। और विजयादित्य चालुक्य वंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राज्य, यहाँ पे विजयादित्य यानी कि विक्रमादित्य शायद हो सकता है, चालुक्य वंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा थे विजयादित्य या विक्रमादित्य। चालुक्य वंश के सबसे लंबे पीरियड तक शासन किए, यानी कि राजा बने रहे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस वंश में, चालुक्य वंश में कौन और कब किसने कितना वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्या है, चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। देखिए, कीर्तिवर्मन प्रथम जो कि तो था पुलकेशिन प्रथम का पुत्र, लेकिन कीर्तिवर्मन द्वितीय भी था, ठीक है, जो सबसे लास्ट में अंतिम राजा बना, ठीक है। और किसने उसको पराजित किया? चालुक्य वंश को अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, उसको पराजित किया दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया। एक और जानकारी है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्रवर्मन प्रथम को हराया था। अब चालुक्य वंश का स्थापना किए थे प्रथम पुलकेशिन, और पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने पल्लव वंश का एक राजा था जिसका नाम था महेंद्रवर्मन प्रथम, उसको उन्होंने हराया था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय की एक अच्छी बात हो गई। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, पुष्यभूति एक दूसरे वंश का संस्थापक थे। उस वंश का नाम था वर्धन वंश, और प्रभाकर वर्धन वंश के पहले प्रसिद्ध राजा थे। संस्थापक किसने किया? पुष्यभूति वर्धन वंश का। लेकिन प्रभाकर वर्धन जो थे वो एकदम बहुत ही फेमस राजा बने थे, पहले फेमस राजा बने थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश के राजा थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा। चेर वंश के संस्थापक कौन है उसके बारे में जान लीजिए, उथियान चेरल। और चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, ठीक है। तो आपको पुष्यभूति वंश के बारे में भी पता चला, चेर वंश के भी बारे में पता चला, और चालुक्य वंश के बारे में भी पता चला कि पुलकेशिन प्रथम ने उसका संस्थापना किया था। और
चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, चेर वंश का संस्थापक था उथयान चेरल अथान, ठीक है। और हर्षवर्धन जो था सबसे महत्वपूर्ण राजा था, और हर्षवर्धन किस वंश का था, तो वर्धन वंश। और वर्धन वंश का संस्थापना किसने किया था, पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे आपको बताना है 9वीं शताब्दी यानी कि लगभग 899 ईस्वी तक आप उसको कह सकते हैं। और 4वीं शताब्दी जो कि आपका 300 से ऊपर 301 से लेके 899 वर्षों तक जो कांचीपुरम था वो राजधानी था। लेकिन किस राज्य का राजधानी था, कंट्री का नाम क्या था। पहले तो राज्य ही होते थे, देश तो नहीं कहा जाता था, राज्य ही देश होता था। तो उस कंट्री का नाम यानी कि उस स्टेट का नाम बताना है। पांड्य, चेर, पल्लव, चोल। इसका राइट आंसर होगा पल्लव इसका राइट आंसर होगा। आप सभी देख सकते हैं पल्लव वंश दक्षिण भारत में शासकों की प्रारंभिक 4वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक था। पल्लव वंश जो है 500 वर्षों तक अपना शासन किया था, बहुत लंबा पीरियड तक, 5 शताब्दी तक पल्लव वंश ने भारत पर शासन किया। तो ये यहीं के थे, कोई विदेशी नहीं थे, तो अच्छी बात है। अब देखिए, जैसे राम जी के बारे में बोला जाता है कि वो वर्षों हजारों वर्षों तक शासन किए धरती पर, तो ये तो खैर उसके सामने 500 वर्ष ही किए। और इसका सारा बाल बुतरू सब आ गया होगा, इसके सारे जो वंशज होंगे सब आ गए होंगे, कम से कम 8-10 वंश इसका राजा बना होगा पल्लव वंश का, तभी जाके 500 वर्ष तक शासन किया होगा। अब देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता है। लेकिन इसको भी किसने हराया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिए थे देख लेते हैं किन्होंने हराया था, तो आप लोग देख सकते हैं। जो जानकारी है उसको ही हम लोग देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता है, और कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, जो क्वेश्चन था आपका कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी, तो पल्लवों की राजधानी थी। वही जानकारी दिया गया है कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम था। जब उनका राज्य अपने चरम पर था तब उनके क्षेत्र आंध्र प्रदेश से उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी नदी कावेरी तक फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश से दक्षिणी क्षेत्र कावेरी तक उनका राज्य जो था उसका विस्तार था। ठीक है, और महाबलीपुरम के तट मंदिर और कांचीपुरम के कांची कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है पल्लव के शासनकाल में, तो महाबलीपुरम और कांचीपुरम। देखिए, महाबलीपुरम पर तट मंदिर और कांचीपुरम के कांची कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही बेहतरीन प्रसिद्ध मंदिर है, जो पल्लवों के शासनकाल में निर्मित किया गया था, बनाया गया था। पल्लव शिक्षा के महान आश्रयदाता थे। ठीक है, वो लोग शिक्षा को बहुत ही प्रमोट करते थे, सम्मान करते थे, बच्चों को सिखाते थे। पल्लवों का प्रतीक जो होता है वो सिंह यानी कि शेर, और नंदी महाराज जो गाय के बछड़े होते हैं वो। यह प्रतीक शासक की वरीयता के आधार पर अंतः परिवर्तनीय था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पांड्य के बारे में। ऑप्शन जो आपके है दिया हुआ पांड्य, चेर, चोल, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि चोल के बारे में तो हमने आपको बता दिया, चोल नहीं, पल्लव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। पल्लव के जो
महेंद्र वर्मन प्रथम थे, वो सबसे महान राजा हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पांड्य के बारे में। पांड्य वंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हुआ था और 15वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास समाप्त हुआ। यानी कि पांड्य वंश को बहुत बड़ा वंश माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 0 वर्ष से भी 600 वर्ष पहले उसका शासन चला था। 15वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1499 तक उसके आसपास तक उसका वंश चला। उसके राजा बदलते गए होंगे, लेकिन उस राज्य का कोई नुकसान इस मध्य नहीं हुआ था, गुलाम नहीं हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं पांड्य वंश जो है वो लगभग आपका 600 और 1500, लगभग 2000 से 2100 वर्षों तक चला। आप अभी अगर गिनना हो तो आप गिन सकते हैं। अब हम लोग 2023 में चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 0 वर्ष से अभी तक इस जितना समय बीता उतना समय तक पांड्य वंश राजा हुआ करता था। उसके पांड्य वंश के राजा शासन करते थे। अब पांड्य वंश का राजधानी जो है वो मुंदैरे था और पांड्य वंश का जो प्रतीक है वो मत्स्य था, यानी मछली। चेर के बारे में जान लीजिए। चेर राजवंश को केरल पुत्र वंश भी कहा जाता है। उनकी राजधानी मुजरी थी, जिसे वाची के नाम से भी जाना जाता है। उथयान, चेरलाथन और व्यापक रूप से चेर राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। राम वर्मा कुल क्षेत्र चेर राजवंश के अंतिम राजा थे। धनुष चेर साम्राज्य का प्रतीक था। चोल के बारे में जान लीजिए। विजयालय शाही चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। ठीक है, अब देखिए तंजावुर, जिसको तंजौर बोलते हैं, वो चोलों की राजधानी थी। अब देखिए कूदते हुए बाघ चोलों का राज्य प्रतीक था। राज प्रतीक क्या था? तो जंप करता हुआ टाइगर। अब राजेंद्र चोल तृतीय जो थे, इस राजवंश का अंतिम राजा बने थे। उसके बाद इस वंश का, चोल वंश का समाप्ति हो गया होगा, विध्वंस हो गया होगा। राजेंद्र चोल वंश के अंतिम राजा थे। प्रथम राजा कौन थे? तो विजयालय, और वो संस्थापक भी थे। तंजौर चोल वंश का राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उज्जैन के विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस राजवंश पर विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था? कुषाण, शक, शुंग, सातवाहन। तो इसका राइट आंसर हो सकता है शक। शक ही है जिसको उन्होंने हरा करके विक्रम संवत बनाया था, यानी कि विक्रमादित्य राजा हुआ करते थे। शक को हराए थे वो लोग। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल अपने माता के साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उस अवधि में अन्य शाही राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। मतलब पुराने समय में अपने राज्य को मजबूत करना है तो दूसरे राज्यों के, वहाँ के राजा के पुत्री से विवाह कर लीजिए, तो आप में और उस राज्य में क्या हो गया? मित्रता बन गई, समझौता हो गया, दोनों दोस्त हो गए, रिलेशनशिप बन गया, तो राज्य आपका कहा जाएगा कि विस्तारित हो गया। इसी का फॉलो क्या करते थे विक्रमादित्य। अब देखिए उनके बारे में बताया गया है कि सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि शक राजाओं पर उनकी जीत थी। सबसे बड़ा जीत कह सकते हैं, शक राजाओं को उन्होंने जीता, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पिछले 300 वर्षों से पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, कौन शासन कर रहा था? शक राजा 300 वर्षों से शासन कर रहा था, उसको उन्होंने हराया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी विक्रमादित्य को।
इसके अलावा जो इसने मामला और इसके प्रमुख शहर उज्जैन को की समृद्धि में योगदान दिया। जो विक्रमादित्य जी थे वो क्या किए, तो उज्जैन का प्रमुख शहर है उसके विकास में बहुत बेहतरीन योगदान विक्रमादित्य का रहा। और जो उन्होंने हराया था शक राजाओं को, गुप्त साम्राज्य को व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी तट तक पहुंचा दिया। तो हराया उन्होंने शक राजाओं को, इससे उनका क्षेत्रफल बढ़ा और फिर वो व्यापार बहुत ही आसानी से कर सकते थे। व्यापार बढ़ा, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाट तक उनका व्यापार पहुंच गया। अब विक्रम संवत जो है उसका स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में शकों पर अपनी जीत के बाद की थी। विक्रम संवत एक कैलेंडर है, हिंदुओं का बेहतरीन कैलेंडर, सबसे बेहतरीन कैलेंडर आपका विक्रम संवत है। और ये स्थापना तब हुआ था जब विक्रमादित्य ने जो शक है शको उसको परास्त करने के बाद विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना किए थे, बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया था जिसमें गैंडे का चित्रित किया गया था? गैंडे का चित्र था तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त इसका राइट आंसर है। कुमारगुप्त ने सोने का सिक्का जारी किया था, उस पर गैंडे का चित्र था और उसको ही दिनार के नाम से भी जाना जाता था। यह अधिकतर उत्तर भारत में पाया जाता था, जहाँ पे भी मुद्राएं जो थी वो आमतौर पर युद्ध की मुद्राएं में इन मुद्राओं को चित्रित किया जाता था। हालांकि राजाओं को गैर लड़ाकू मुद्रा में चित्रित किए जाने के भी उदाहरण है। अब देखिए, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों के अग्रभाग में बीना बजाते हुए दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो कुमारगुप्त है उसने गैंडे का चित्र बन पाया। अब गुप्त जो वंश है उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, हालांकि उनके द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल के उत्तरार्ध में गुप्त स्वर्ण सिक्कों की धातु शुद्धता में गिरावट आई। जब तक ये थे स्कंदगुप्त तब तक स्वर्ण असली था, बाद में धीरे धीरे डुप्लीकेट मिश्रित स्वर्ण की सिक्का बनने लगा था। गुप्तों ने चांदी सिक्के भी जारी किए थे जो बाद में कम मिलने लगे हैं, और तांबे के सिक्के भी हैं। गैंडा घातक प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम द्वारा पेश किए गए थे। गैंडा घातक प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम द्वारा ही पेश किया गया था। उन्हें पहली बार 1947 में A.S. अल्टेकर द्वारा पहचाना गया था। अंग्रेज का होगा कोई व्यक्ति जिन्होंने 1947 में से पहचाना। इस प्रकार अद्वितीय और कलात्मक दोनों हैं। इस प्रकार के सिक्के राजा को घोड़े पर सवार और गैंडे पर हमला करते हुए दर्शाते हैं। अब ये तो जानकारी हो गया कि किसने अपने स्वर्ण के सिक्के पर गैंडे का चित्रण किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम जी के जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये गुप्त वंश का जो अंतिम महान सम्राटों में से एक था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाए थे? तो उसका नींव जो होता है कुमारगुप्त प्रथम ने ही रखे थे। उसने शासनकाल के उत्तरार्ध में उसे हीनों द्वारा बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो जब शासन करते थे तो उस पर हुनों जो था वो उनके राज्य पर आक्रमण करता था बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान महादंडनायक शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो नायक, दंड के देने वाले नायक महादंड नायक बोले जाते हैं। तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करता है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। गुप्त काल में न्यायिक प्रशासन क्या था? तो इस गुप्त शासकों के अधीन न्यायिक प्रणाली सबसे पहले के समय में तुलना में कहीं अधिक विकसित हुई थी। न्यायालय देने का कार्य जो था वो पहले कम हुआ करता था, लेकिन गुप्त शासकों के अधीन में जब ये राज्य शासन चलने लगा तो न्यायालय पे जोर दिया गया।
न्यायाधीश को ही बोला जाता था महादंडनायक। ठीक है। और पहली बार दीवानी और फौजीदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया। चोरों और व्यभिचार आपराधिक कानून के तहत व्यापार किए जाने वाले विषम थे। विभिन्न प्रकार की संपत्ति से संबंधित विवादों ने नागरिक कानून का गठन किया। विरासत के बारे में विस्तृत कानून बनाए गए थे। कानून वर्ण पदानुक्रम पर आधारित थे। सर्वोच्च न्यायिक शक्ति राजा के पास थी और उसने ब्राह्मण पुजारियों की मदद के मामले में कोशिश की। महादंडनायक का कार्यालय जो संभवतः मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, इसलिए विकल्प 3 सही है। महादंडनायक शब्द जो है वो मुख्य न्यायाधीश से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। इसमें पूछा गया है हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथान नाथ किसने कहा था? सकल उत्तरापथन नाथ किसने कहा था? बाणभट्ट हेत्सांग इसका राइट आंसर होगा। ये चीनी यात्री जो थे उन्होंने ही कहा था सकल उत्तरपथनाथ किसको? हर्षवर्धन को। आप देख लीजिए भारतीय इतिहास में हर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद एक फिर से उत्तर भारत में अखंड राज्य की स्थापना की। जब गुप्त साम्राज्य बिखर गया, 500 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी चीज़ का एंड तो होता है, तो एंड हुआ। लेकिन हर्षवर्धन जो थे उन्होंने फिर सारे उत्तर भारत के क्षेत्र में बहुत ही लंबा क्षेत्र को उसने जीता और वहाँ पे विकास किया। ठीक है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हर्ष के शासनकाल के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन को सकल उत्तरपथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और सकल उत्तरपथनाथ का जो अर्थ होता है वो होता है उत्तरी भूमि के भगवान। ठीक है। सकल उत्तरनाथ का अर्थ जो होता है उत्तरी भूमि के भगवान। और हेत्सांग जो था वो हर्षवर्धन के राजनीतिक कौशल, सांस्कृतिक संरक्षण और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के प्रयासों से अत्यधिक प्रभावित था, खुश था। अब ध्रुवसेन द्वितीय के बारे में देख लीजिए और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो भी जानकारी है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है। हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथनाथ किसने कहा था? तो हेनत्सांग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पूछा गया है भारत के इतिहास के संदर्भ में दर्शनी, म्यादी, सहयोग डैश थे। तो भारत के इतिहास के संबंध में ये 3-4 नाम आपको दिख रहा है, वो डैश थे। कौन थे? तो वो थे व्यापारिक लेन देन की परंपरा। ठीक है। डैश थे व्यापारिक लेन देन की सदियों परंपरा के अनुसार हुंडी एक प्रकाम्य लिखित है और यह शब्द हुंडी शब्द से निकला है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है संग्रह करना। हुंडी का अर्थ होता है संग्रह करना। अब संग्रह करने के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे दर्शनी, म्यादी, सहयोग। तो ये जो होता है सहयोग है वो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय वाला होता है और धारक को दे नहीं किया जाता है। म्यादी जो है मुद्दती भी कहा जाता है और एक ऐसी चीज़ है जो एक निश्चित समय अवधि के बाद समय विपत्र की तरह दे होता है। एक जो निश्चित टाइम पीरियड समाप्त हुआ तो उसको पैसे लौटाने हैं, संग्रह करना जो अर्थ होता है किसका? हुंडी का अर्थ होता है। दर्शनी एक हुंडी है जो कि देखने में देह होता है। यह एक मात्र विपत्र की तरह है। इसके अलावा यह प्रक्राम्य है। पार्टी इसे सममूल्य, प्रीमियर और छूट पर बेच सकती है। तो ये जानकारी थी। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन को। अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है आपके सामने? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियान का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त
प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद स्तंभ को भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है के नाम से। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया है। यह गुप्त साम्राज्य के बारे में अभिलेखनीय स्रोतों में से एक है। इसमें कुल 33 पंक्तियाँ हैं। ठीक है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गुप्त काले को आमतौर पर हिंदू धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। जैसे गुप्त काल जब हुआ, जैसे मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, चालुक्य चोल वंश ये सब चला, मौर्य वंश चला, लेकिन उन सब में बेहतर बोला जाता है गुप्त काल को स्वर्णिम युग बोला जाता है। अब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की समय रेखा देख लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना किया था और ये 319 से 335 ईस्वी तक शासन किए, लगभग 16 वर्ष शासन किए हैं। समुद्रगुप्त जो थे वो 35 से गए 380 तक, यानी कि 45 वर्ष शासन किए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 80 से 415 तक, यानी कि लगभग आपके 45 नहीं बल्कि 35 वर्ष इन्होंने शासन किया। उसके बाद कुमारगुप्त ने शासन किया, गुप्त वंश का राजा बना। तो कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया गुप्त साम्राज्य का। और स्कंदगुप्त है वो 12 वर्षों तक ही शासन किए। तो ये था प्यारे साथियों आपके सामने सारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।